हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको 12th का चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आत्म परिचय और एक और गीत, जो हमने पढ़ लिया है। आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को वो चैप्टर, वो कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और जो भी ये वीडियो अभी क्वेश्चन आंसर की डायरेक्ट वीडियो देख रहा है, तो वो पहले कविता को पढ़े, ध्यान से चैप्टर को पढ़े, उसके बाद इन क्वेश्चन आंसर को करें। क्योंकि जब भी कभी भी आप क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे पहुंच जाएंगे तो आपको उतने अच्छे से तरीके से समझ नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। देन चलिए अब हम बिना देरी करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। जो कि मैंने आपको बताया था कि कविता में एक और जगजीवन, जो एक अपने मन से ही कवि जी रहा था, भार लिए घूमने की बात करती है। जो उसके मन में, मतलब जो उसकी जिंदगी में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी कुछ घटित हो रहा है, उस सब चीज को लेकर भी एक भार लिए घूम रहा था कवि। और दूसरी ओर, मैं कभी ना जग का ध्यान किए करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखिए, दोनों बातों में बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं। लेकिन हमें दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो हमें उन्हीं कथनों का आशय बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, क्योंकि उसने जग जीवन की बात करी है। जो जग में, जैसे जग उन्हीं को पूछता है, जैसे उसने कहा था जग उन्हीं को पूछता है जो इसके पीछे भागते हैं, जो इसकी चापलूसी करते हैं। तो उसने एक तरीके से जग जीवन से लिया, तो उसने ये आशय जगत से लिया है। अर्थात वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है, क्योंकि वो जगत के अनुसार, इस संसार के अनुसार नहीं जी रहा है, तो वो भार मान रहा है। इस भार को वह स्वयं वहन करता है, वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है। जैसे हम होता है ना कि हम दूसरों के लिए पहले सोचते हैं कि अगर हम ये बात बोलेंगे या हम ये चीज पहले करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन वो कभी ये चीज तो सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए वो अपने जीवन के लिए लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं है कि संसार या उससे रहने वाले लोग क्या करते हैं। इसीलिए उसने अपनी कविता में कहा है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब वो अपने तरीके से ही जी रहे हैं, तो उन्हें संसार से क्या ही मतलब होगा। वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं है, मतलब नहीं है। इसका आंसर इसी तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर ये सारे क्वेश्चन हम पाठ्य पुस्तक के करेंगे। अति लघु क्वेश्चन भी हम, क्वेश्चन आंसर, अति लघु प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम अपने पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आपको पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, चैप्टर में हमने कविता में पढ़ा था जहां पर दाना रहते हैं। इसका आशय है, इसका तात्पर्य सीधा सीधा इतना है कि जहां पर समझदार लोग रहते हैं वहीं पर मूर्खता के भी लोग भी रहते हैं ना। जैसे जहां पर अच्छे लोग होंगे वहां पर बुरे भी होंगे, जरूरी नहीं सभी अच्छे हैं। तो वही चीज का इसका तात्पर्य है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, दाना का आशय जानकार लोग, अर्थात सब कुछ जानने वाले और समझने वाले लोग। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग होते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि संसार में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, समझदारी और बेवकूफी। अर्थात समझदारी और नासमझ दोनों ही तरह के लोग इन संसार में रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को
बूझ कर सकते हैं वे दाना होते हैं। जो उन्होंने दाना का वर्ड लिया है वो किन लोगों के लिए लिया है? समझदार लोगों के लिए। दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे विचारे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। अंत कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ही ऐसा कहा है, क्योंकि अगर वो नादान दोनों को बोल देते तो हम भी उसका तात्पर्य बीच का स्पष्टीकरण नहीं निकाल पाते। इसीलिए उसने दोनों वर्डों के लिए एक अलग अलग वर्ड यूज किया है कि समझदार, जो समझदार होते हैं, जो सूझबूझ से काम करते हैं, उन्हें दाना का वर्ड दिया है, और जो बिना सोचे समझे कार्य में लग जाते हैं उन्हें नादान का वर्ड दिया है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए इसमें पहली बात तो इस क्वेश्चन में इस पंक्ति में 3 बार और का नाम लिया है, और 3 बार बोला गया है, जिसमें यमक अलंकार यूज किया गया है। ठीक है, यमक अलंकार का इसमें यूज किया गया है, और तीनों की ही अलग अलग तात्पर्य हैं। किसी का भी और जैसे होता है ना, इसमें अब मैं कहूं आपसे कि इसका ये 3 बार और है, और तीनों औरों का एक ही मतलब है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए तीनों औरों का अलग अलग तात्पर्य है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। इस कविता में कवि ने और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों के लिए अलग किया है। इस शब्द की अपनी ही विशेषता है, जिसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और इसमें और शब्द का अर्थ है मेरा अस्तित्व। बिल्कुल अलग है। पहले उन्होंने अपने लिए अस्तित्व का नाम लिया है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूं। जब उन्होंने कहा था ना मैं तो इस दुनिया से ही अलग क्या दीवाना हूं, तो उसी का तात्पर्य कि मैं तो कोई अन्य ही विशेष व्यक्ति हूं। और जग में और शब्द से आश्चर्य है, यह जगत भी कुछ अलग ही है। अब उन्होंने जगत की बात कर दी इस और शब्द का लेकर। जगत भी कुछ अलग ही है, ये जगत भी मेरे अस्तित्व की तरह कुछ और है। देखिए पहले और में उन्होंने अपने आप को बताया, अपने अस्तित्व के बारे में बताया कि मैं तो बिल्कुल अलग हूं इस दुनिया से। जब उन्होंने दूसरा और का यूज किया तो उन्होंने दीवाने का यूज बता दिया, ये दीवाने का इस्तेमाल बता दिया कि मैं तो इस दुनिया से ही विशेष व्यक्ति हूं। अब जब उन्होंने तीसरा शब्द और यूज करा तो उसका अर्थ है साथ। कवि कहता है कि जब मैं और अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है? तत् में और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों का अलग ही महत्व है। क्योंकि कवि और संसार का कोई मेल ही नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि कवि संसार के जैसा सोचता नहीं है, संसार के लोगों के जैसा मानता नहीं है, उनके जैसा तरह से जीता नहीं है, वो किसी की चापलूसी नहीं करता, वो अपनी ही कल्पनाओं में जीता है। तो वो कहते हैं कि मैं और इस जगत का अस्तित्व मिल ही नहीं सकता। फोर्थ क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है इसका, शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही हुई बातें शीतल और सरल है, जो कुछ मैं कहता हूं वे ठंडे दिमाग से कहता हूं, लेकिन मेरे इस कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। कोई भी हम बात कहते हैं तो कोई होता है कि बिना सोचे समझे बोल देता है, और कोई होता है बहुत सोच समझ के बोलता है और उसे पता है कि मेरी बातों में कितनी गहराई छिपी हुई है। कोई समझ जाता है और कोई नहीं समझ पाता। मेरे द्वारा कहे गए हर शब्द में संघर्ष है, जीवन भर जो संघर्ष किए उन्होंने। जब मैं कविता का रूप देता हूं तो वह शीतल वाणी बन जाती है, क्योंकि कवि कभी भी अपने जीवन का पूरा स्पष्टीकरण एक बोल के हिसाब से
उसे किसी को बताकर नहीं करता है। या तो वो कविता बनाता है या वो हमेशा लेख का इस्तेमाल करता है अपने, क्योंकि कवि हमेशा ये तो कुछ भी स्पष्टीकरण से करना होगा, अपने अस्तित्व के बारे में बताना हो या अपने जीवन शैली के बारे में बताना हो, तो हमेशा वो लेख का इस्तेमाल करता है। तो वही का है कि जब मैं लिखता हूँ, जब मैं कविता के रूप दे देता हूँ अपनी वाणी को, तो वह शीतल वाणी बन जाती है। मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बड़ा ही सुंदर तरीके से उन्होंने चिड़ियों का वर्णन किया था, चिड़ियों के घोंसलों का वर्णन किया था। जब वो कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जब चिड़िया अपने पैर बहुत तेजी में बढ़ा रही होती है, शाम ढलने वाली हो रही होती है और उसे जल्दी से घोंसलों की तरफ तेजी होती है कि मैं जल्दी से अपने बच्चों की तरफ पहुंचूं, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे। यानी कि जो बच्चे हैं वो घोंसलों के नीड़ों से, खिड़कियों से झांक रहे होंगे। जो मुक्का खुला होता है, जो सामने का दरवाजा होता है उनका, वो खुला हुआ होता है, तो वो झांक रहे होते हैं, अपने माँ बाप को देख रहे होते हैं चिड़िए लोग कि अब वो दाना लेकर हमारे लिए आ रहे होंगे। जैसे कि हम भी जाते हैं या हमारे पेरेंट्स भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम इंतजार कर रहे होते हैं, अब मम्मी पापा आ रहे होंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ ही रहे होंगे, तो हमारे को भी इंतजार रहता है। तो वैसे ही पक्षी भी अपने इंतजार करते हैं अपने माँ बाप का। बच्चे से यहाँ आश्चर्य चिड़ियों के बच्चों से है। जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में उन्हें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो वे दिन भर माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो देखिए, इसमें इतना अंतर है कि वह चिड़ियों के बच्चों की बात कर रहे हैं, कोई इंसानों के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि वह बच्चों की किसकी बात कर रहे हैं, चिड़ियों के बच्चों की। और माँ बाप भी किसकी बात कर, माँ बाप भी किसका कहा है, चिड़ियों के बच्चों, चिड़ियों के माँ बाप, जो बच्चे हैं चिड़ियों के, उनके माँ बाप का आश्रय लिया गया है। माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही वे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना तिनका लेकर आ रहे होंगे, वे हमारे लिए भोजन लाएंगे, हमें ढेर सारा चुंगा देंगे। चुंगा देंगे मतलब कि दाना जो लेकर आते हैं वो उनकी चोंच में डाला जाएगा, हमारा पेट भर सकेंगे। बच्चे आशावादी हैं, वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे माता पिता आए और वे कब हमें चुंगा दें। वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार दुलार मिलेगा, क्योंकि वे बच्चे पूरे दिन से इंतजार कर रहे हैं अपने माता पिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि कहना चाहते हैं कि सबको अपने अपने घर की और अपनी राह की ओर जाने की जल्दी है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ये भी डर सताए हुए है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है वाक्य की कई बार आवृत्ति कवि ने की है। इससे आशय है कि जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने के बाद अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही मानव जीवन है। देखिए, हमारे जीवन का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ये चीज आप सभी को पता है कि हमारे जीवन का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, हमारे जीवन की कोई भी कल्पना नहीं है, सिर्फ कल्पना हमारे दिमाग में है, लेकिन रियलिटी में हमारे जीवन का कुछ अस्तित्व नहीं, कुछ कल्पना नहीं। कब ये जीवन समाप्त हो सकता है ये किसी को पता भी नहीं। तो कवि ने इसी चीज को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया है कि ठीक वैसे ही मानव जीवन है, ये जीवन प्रतिक्षण कम होता जाता है, प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। हर वस्तु नश्वर है, यानी कि हर वस्तु का नष्ट होना ही है। कविता की विशेषता इसी बात में है कि इस वाक्य में माध्यम से कवि ने जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है, चाहे राहगीर को अपनी मंजिल पर पहुंचना हो या चिड़ियों को अपने बच्चों के पास। सभी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उन्हें डर है कि यदि दिन ढल गया तो अपनी मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा, उन्हें डर सताएगा, बहुत सारी चीजें होंगी रास्ते में।
इसी वजह से इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस, ये चैप्टर पूरा आत्म परिचय कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दिया होगा, मुफ्त शिक्षा चैनल, क्योंकि आपका डे टू डे अलग अलग चैप्टर के वीडियोस मिल रहे हैं, अलग अलग सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं, मैथ, हिंदी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। तो आई होप आप सभी ने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दिया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी शिक्षा को पहुंचा सकें। और ये बात आप सभी जानते हैं कि हमारी कोई भी नई वीडियो देखने के लिए आपको कुछ भी पे आउट नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, जो चैप्टर है हमारा पतंग, उसको हम 12th का थर्ड चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।